हुस्न का जलवा दिखा। अच्छा ये बताओ कि दाऊद आजकल कहाँ गायब है और कब हाजिरी का शर्त दे रहे हैं वो हमें? सेठ साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस वक्त आप दुबई में थे। आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। जब से सेठ साहब गिरफ्तार हुए हैं उनके तमाम आदमी पुलिस से चुपते फिर रहे हैं। मुझे बादशाह ने खुद फ़ोन करके कहा था कि जैसे ही आप दुबई से वापस आए तो मैं आपको आकर बताऊं ताकि आप सेठ दाऊद की ज़मानत करवा सकें। मेरे जिगरी यार को गिरफ्तार करने की जुर्रत कौन कर सकता है? ठीक है, मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा साहब से मिलना चाहता हूँ मैं। क्यों मिलने? वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो इस वक्त घर पे नहीं है तो उन्हें बता दीजिएगा कि जिब्रान मिलने आया था। तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन मेरी अच्छी वाकफियत है उनसे। वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में? हाँ, अगर मूड है तो मिलने चले जाओ। और शहजाद कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। अच्छा, तो वो कब तक आएगा? मुझे नहीं मालूम। अब शहजाद और उसकी माँ यहाँ नहीं रहती। अच्छा, उनका कोई नंबर है आपके पास? देखो लड़के, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं। और अब आइंदा यहाँ नहीं आना, समझे? यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। चले, कम से कम ये तो बता दे कि अली रज़ा साहब किस हॉस्पिटल में है। कोई जिना विना अस्पताल है, बस मुझे यही नाम पता है। और भाई मेहरबानी कर कर अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, मेरा दिमाग चाट रहे हो। शुक्रिया। हाँ, तुमने सारे वाकयात तो बता दिए, लेकिन तुमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था कि जिसकी इतनी बड़ी उन्होंने सजा दी तुम्हें। एक मामूली भीख मांगने वाली लड़की की वजह से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ ये, बल्कि वो अब मुझसे फला मांग रही कि मैं उसकी ऐसा बिल्कुल जल्दी पूरी करूँगा नहीं। उसके सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बताओ, इन हालात में जब मैं थोड़ा डाउन हो गया, मेरी मदद कर सकती? तुम मेरे देरीना दोस्त हो। तुम्हारे कहा माना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज भी बनता है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारा खोया हुआ स्टेटस तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगा। विंटर, ये समझो कि एक तरह से मैं तुम्हारे आसरे को जिंदा था, वरना नरगिस से मुझे कहीं का नहीं चाहिए। आज इतनी देर कर दी? मैं किसी दफ्तर में मुलाजमत नहीं करता जो शाम होते घर लौटा हूं। तुम हमेशा दोपहर का खाना खाने घर आते हो और आज नहीं आए, और रात में भी इतनी देर कर दी, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो, मैं इस वक्त किसी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं हूं। ओके, खाना गर्म कर दूं? खाना मैंने खा लिया। इससे पहले तुम कभी बाहर से खाना तो नहीं खाते थे? ये क्या, जब से मैं आया तुमने पुलिस वालों की तरह सवालात शुरू किए हुए? तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, तभी तुम इतने उखड़े उखड़े रहने लगे हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अब तुम अपने दिमाग की जगह दिल के बहलावे में आने लगे हो। मैं घर से खुद थोड़ी भागी थी जो खामखा मुझे सजा दे रहे हो। एक हादसा हो गया था मेरी जिंदगी में,
अगर किसी में मेरी इज्जत खराब करने की इतनी जरूरत होती तो वो तब करता जब मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद अगर मेरी इज्जत खराब होती तो मैं यहाँ आने के बजाय सीधे कुएं में कूद जाती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिब्रान, तो तुम्हें मेरी बातें भी कड़वी लग रही हैं। पहले जब तुम घर आते थे तो कितने खुश होते थे, बल्कि मुझे मेरी खामोशी पर टोकते थे। खुदा के लिए जिब्रान, वापस लौट आओ अपनी पहले वाली जिंदगी में। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरी खामोश रहने से मसले हल नहीं होंगे कि दूरियां और बढ़ जाएंगी। मुझे मरना गवारा है, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। यार, तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना खौफ आती है घर पे आते हुए। हर चीज से मुझे नफरत हो रही है। मेरा दिल करता मैं हर चीज तोड़ दूं, लेकिन क्या? सेठ जी, तो आपके साथ साथ हमारे भी वारे नहीं आ रहे हो गए। इस खुशी में हफ्ते की रात को एक जश्न होना चाहिए। बहुत अरसों हो गया कोई मुजरा शुजरा देखे। मुजरा। सबर कर जा बच्चे, सबर कर जा। यहाँ सब कुछ हुआ करेगा। ये मेरा अपना घर है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई रोक टोक लगा के दिखाए। सेठ जी, इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। इस बार मुजरे के लिए अदाकारा मंगा लेते हैं। सुना है कि बहुत टेट होती है। बेटा, हम तो पैदा ही अय्याशी के लिए हुए हैं। दो मामलात से निपट लूं मैं, फिर यह एक नहीं दो मुजरे हुआ करेंगे। दो मुजरे। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है सेठ जी? सबसे पहले तो मैं अपनी बीवी से इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसके बाद राबी को भी देख ले। अब ये राबी में क्या खास बात रहेगी सेठ जी? तुम अभी बच्चे हो शेरू, दिलों का हाल दे आए जब इसके बाद सीखा क्या है? राबी को तो मैंने दिल से चाहा। सड़कों पर उसकी भीख मांगने की एक एक अदा मेरे दिमाग में पिक्चर की रील की तरह चल। मैं चाहकर भी इसको अपने दिमाग से भी निकाल सकता। सेठ जी, उसकी शादी को बहुत टाइम हो गया, तो बच्चा भी पैदा करने वाली होगी। मैं उसका बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। राबी जैसी खूबसूरत लड़की जिब्रान जैसे टॉप टके के टैक्सी ड्राइवर की बच्चे की मां नहीं पाल सकती। मैं उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो बच्चा पैदा कर सके। सेठ जी, आप कहें तो ठोक दें उसे। नहीं, अभी इंतजार करो। सबसे पहले नरगिस मेरा टारगेट बनी हुई है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे बदतरीन दिन देखने पड़े। जिस तरह उसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद किया है, मैं भी उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। और अब मैंने सोच लिया कि मुझे उसके साथ करना क्या सेठ जी? देखते जाओ। नरगिस मेरा शिकार है और उसका शिकार मैं अब खुद ही करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी और मेरी जमानत करवाई। मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। शुक्रिया तो आप नरगिस मैम का अदा करें जिन्होंने वकील का बंदोबस्त किया। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो मैं आपको बता, आपके जाने के बाद आपके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आपके अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपकी वालदा अपने भाई के घर में चली गई हैं और शहजाद अपनी बीवी के घर।
और आपका जो ज़ाती घर है वहाँ पे एक इजाफी खातून आके रह रही है। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको कहाँ लेकर चलूँ। कहीं ना कहीं तो माफ़ी की इब्तदा करनी होगी। जाहिर है आपने अच्छे भले घराने को तोड़ा है, तो मेरे ख्याल से इस घराने को एक भी आप ही कर सकती हैं। जो अब्बा से बताए। सो रहे हैं, उठने वाले हैं। अगर आप चाहें तो जगा लें, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। देखते अता कौन हो तुम? हमें महविश। मैं किसी महविश को नहीं जानता। प्लीज मुझे इस तरह से नजरअंदाज ना करें, मैं आपकी बेटी हूँ, महविश हूँ। किस शुरू से तुम मुझे अब बाप कह रही हो? जिस रिश्ते को तुम ठुकरा के गई थी वो वापस क्या लेने आई? तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुम्हारे हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा। आप प्लीज ऐसे ना कहें। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी और इस बात का अफसोस भी है कि मैंने आपकी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया। बस अब्बा, आखिरी बार मुझे माफ कर दो और आप जो सजा चाहते हैं मुझे मंजूर है। मुझे पता है तुम मुझे कोई नया तोहफा देना ही, तुम्हारे दिल में है अब भी हमारे खिलाफ कोई नई साजिश पल रही, तो मजीद रसवाई और जिल्लत की भट्टियों में झोंकना चाहती हो, ताकि जो कसर रहेगी वो अब्बा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ? मुझे लगता है कि अब्बा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माफी एक बार मांगने से तो कभी नहीं मिलती। ये तो उस वक्त तक कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि इसमें कामयाबी ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे घर वाले फिर से कबूल कर लेंगे? देखो, मैं ये जानता हूँ कि उनके रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं है, और रिश्ते के वजूद से इनकार करना कभी किसी गलती की सजा नहीं हो सकती। लेकिन अब अब्बा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनसे फिर से कोई बात कर सकूं। अभी भी उनकी हालत बिगड़ रही थी। तो अब आप क्या चाहती है? मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। क्या पता अगर वो मुझे माफ कर दें तो फिर शायद अब्बा का दिल भी नरम हो जाए। देखिए, अगर आपके लिए तरीका आसान है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ले चलूँगा। यार, तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना खौफ आती है घर पे आते हुए।
हर चीज से मुझे नफरत हो रही है। मेरा दिल करता मैं हर चीज तोड़ दूं, लेकिन अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा हो सकती है, और ये सजा सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ रही है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये कदम उठाने से पहले इसका अंजाम जानती तो शायद आप इतनी बड़ी गलती ना करें। उस वक्त मेरी आंखों के सामने पर्दे पड़ गए थे। वही पे मुझे अपने रंग में ऐसे रंग लिया था कि मुझे उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। सच तो यह है कि मैं उस वक्त अपने आने वाले हर दीवार को फैलाना चाहती थी। जब इंसान किसी बात को ठान लेता है तो उसके बुरे अंजाम की भी परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आता है कि उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो। मेरे साथ भी यही हुआ। सब दुआ करें कि मुझे आखिरी बार अपने घर वालों से माफ़ी मिल जाए, ताकि मैं कभी भी उन्हें किसी भी शिकायत का मौका ना दूं। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने दिल से आपको बहन बोला है और अब इस इत्तेफाक को एक हकीकत बनाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए शहजाद तो नहीं बन सकता, लेकिन उस जैसे बनना जरूर चाहूंगा। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो एक हकीकी भाई से कहीं ज्यादा बढ़कर है। काश आप जैसा इंसान मेरा हकीकी भाई होता तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। हकीकत तो यह है कि शहजाद भाई के होते हुए भी मुझे हमेशा आप जैसे भाई की जरूरत पड़ी है। बहरहाल आप हिम्मत ना हारें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, जितनी भी मैं कर सकूं। तो अस्सलामुअलैकुम मामी। हमने तो सुना था कि तुम हैदराबाद भाग गई हो अपने आशिक के साथ। क्या माजरा है? मैं वापस आ गई हूँ मामी। अब किसके साथ भागने का प्रोग्राम है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अम्मी से मिलना चाहती। जो भी हो, मैं तुम्हारे मनहूस कदम और साया अपने घर की दहलीज पे पड़ने नहीं दूंगी। जो बात भी कहनी है बाहर से ही करो। मैं अम्मी से मिलने आई। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा घर से भगाने में तुम्हारी माँ का हाथ है, वरना इतना बड़ा कदम इतनी आसानी से नहीं उठाती। नहीं, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। सारा किया धरा मेरा अपना है, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें अभी एहसास हुआ है अपनी गलती का, जब सारे खानदान वालों की इज्जत खाक में मिल गई। जब पानी सर से गुजर गया है तो अब तुम घर आई हो, न जाने क्या क्या गुल खिला के आई होगी। मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरी उनसे मुलाकात करवा दें। अगर तुम्हारी अम्मी घर पे होती तो मिलती ना। मोहल्लों के दौरों से उनको फुर्सत नहीं मिलती। अगर उसकी जगह मैं होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। मेरा तुम्हारे लिए मशवरा यह है कि आइंदा तो मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आना। मैं तुम्हारा साया अपनी बेटियों पे नहीं पड़ने देना चाहती। मामी, आईजी साहब, मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है कि दाऊद जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जेल से रिहा कर दिया जाता है। एक दफा जेल से निकलने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मुहज्जिब शहरी बनेंगे? अगर आपके अरबाब इख्तियार की यही सोच है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दाऊद जब एक छोटा सा जुर्म करने की जुर्रत कर सकता है तो कल को बड़ी से बड़ी वारदात करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बजाय आप लोग एक फोन कॉल पर क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, दाऊद के अगर इतने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो मैं भी इसका तोड़ करके छोड़ूंगी। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली।
फरीद, फरीद, ये मैडम, गाड़ी निकलवाओ, मुझे बाहर जाना है। मैडम अभी नहीं दुनिया। तुम कौन? हे भाई, मैं अली रजा की बेटी हूँ। मैंने तो यहाँ कुछ दिन रह के यही सुना है कि उनकी एक ही बेटी थी जो एक लड़के के साथ हैदराबाद भाग गई थी। कहीं वो तुम तो नहीं हो? तुम्हारे शर्मिंदगी से सर झुकाने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। अंदर जाओगी? आओ, तुम तो यहाँ रह सकती हो। बस मैंने शहजाद का दाखला अपने घर में बंद किया। वो बहुत ही साजिशी लड़का था। तुम यहाँ रह सकती हो। बैठो। तुम पहले ही इतनी धुतकारी भी लग रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बेदखल कर सकती हूँ? आप अब्बा की दूसरी बीवी? हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा की दूसरी बीवी हूँ। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अब्बा ने उससे शादी करके जो मुझे अजियत दी थी उसकी सजा शायद तुम्हें मिली। अब मेरे बजाय अजियत वो सह रहे। बहरहाल मैं तुम्हें एक शर्त पर इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ। जी कहें। तुम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें दोबारा कबूल कर सके। इस वक्त इस घर पर मेरा कब्जा है। यहाँ मैं जो चाहूँ वही होता है। अगर तुम मेरे बताए हुए इशारों पर चलने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वरना तुम थोड़ी देर बाद यहाँ से रुखसत हो सकती हो। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे घर वालों की मजीद बदनामी। अब मैंने तौबा कर ली है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगी जिससे किसी की बदनामी हो। मैं तुम्हारे बाप के पास सिर्फ अपना हक मांगने आई हूँ, और हक मांगने के लिए मुझे जो तरीका अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगी। तो क्या आपको मेरे हिस्से की जायदाद चाहिए? ये तो बहुत दूर की बात है कि जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बनता भी है कि नहीं। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये सब मैं वक्त आने पर बता दूंगी। इतनी भी जल्दी क्या है? फिलहाल तुम यहाँ सुकून का सांस ले सकती हो। जाओ और आराम करो।
मुझे तुम्हारी मोहब्बतबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जबरान, तो तुम्हें मेरी बातें भी कड़वी लग रही हैं। यार तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना खौफ आती है घर पे आते हुए। अरे वाह लांगा वाह, आज तक तूने कमाल ही कर दिया। जी खुश कर दिया नरगिस के मुंह पे तेजाब फेंक के। तू वाकई इनाम का मुस्तहिक है। इनाम बोल इनाम। सेठ जी, आपका हाथ हमारे सर पे रहे, यही सबसे बड़ा इनाम है हमारा। लांगा तू बड़ा होशियार हो गया। हाँ बैठो, बैठ जाओ। वैसे सेठ जी, अब तो जश्न होना चाहिए। अभी नहीं बच्चे, अभी मेरी एक हसरत बाकी है। नरगिस से मेरा इंतकाम पूरा हो चुका। तेजाब ने तो अब तक उसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। अब तो आपने उसे कहीं का नहीं छोड़ा सेठ जी। हॉस्पिटल में एरिया रगड़ रगड़ के मर जाएगी। मैंने उसके लिए इतनी आसान मौत तजवीज़ नहीं की। आसान मौत देनी होती तो इसको गोली मरवा दे। मैं उसे ऐसी अजियत से दो चार करना चाहता हूँ कि वो मौत तू मांगे और बहुत रहा है, तड़प तड़प के मर जाए। सेठ जी, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। इसीलिए तो कामयाबी मेरे कदम चूमती है। सेठ जी, आपने तो एक और अपनी हसरत का जिक्र किया था। और क्या हसरत हो सकती है राबी के अलावा? मैंने राबी के बारे में अब कुछ और फैसला किया। वो क्या सेठ जी? पहले नरगिस के इंतकाम से दिल तो खुश होने दो, उसके बाद राबी का क्या मसला है। जब चाहूंगा मेरे दामन में आ गिरेगी। लेकिन अब स्टाइल जरा मुख्तलिफ करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न। महवश के वापस आने के दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि लड़का धोखा देके भाग गया होगा, दूसरी यही कि जो भी पैसे थे वो लेके भाग गया होगा, बचे कुछ पैसे लेके महवश वापस आ गई। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी। हो सकता है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हो। जो भी है, मुझे तो तुम लोगों पर हैरत हो रही है कि जिस लड़की ने घर से भागकर तुम लोगों की इज्जत को नीलाम कर दिया था, तुम लोगों ने उसे फिर घर में जगह दे दी। उसे तो जिंदा दरगोर कर देना चाहिए था। वो पकड़ी गई और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है? अगर तुम्हारे नजदीक यही सजा काफी है तो तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं सलीम? मैं ये नहीं कहती कि महविश ने कोई अच्छा काम किया है और उसको माफी मिलनी चाहिए। आप खुद सोचें, आपकी अपनी भी बेटियां हैं। अगर कल को खुदा न खास्ता आपकी किसी बच्ची से कोई गलती सरजद हो जाती है तो क्या आप उसे जिंदा दरगोर कर देंगी? आपने ये सोचा भी कैसे कि मेरी बेटियां ये काम करेंगी? और मैंने आपको इसलिए जगह नहीं दी कि आप मेरे घर में बैठ के मेरी बेटियों की बुराइयां करेंगी। अब तो मैं ये बात 100% यकीन के साथ कह रही हूँ कि महविश के घर से भाग जाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अब खामखा मुझ पर इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? जो सच है वो मैंने कह दिया। अब आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दूसरी अहम बात यह है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। अब हमारे घर में जगह नहीं है। इतनी बातें सुनाने से बेहतर था कि आप मुझे एक जुमले में जाने के लिए कह देती। मैं तो इस घर को अपने भाई का घर समझ कर आई थी।
लेकिन आप लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसकी वजह से आपका सगा भाई आपसे बात नहीं करता। इस सब के बाद तो आपके यहाँ रहने की कोई वजह भी बाकी नहीं रहती। खुदा ना खास्ता अगर आपकी जगह में होती तो अपने भाई का सामना भी नहीं कर पाती। आपने तो फिर भी इतनी हिम्मत कर ली। अब्बा, मैं आपको किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी गलतियों पर पर्दा डाला था और मुझे माफ़ कर दिया। बस एक आखिरी गलती समझ कर मुझे माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके। आप ऐसे नहीं कह सकते अब्बा। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया और ऐसे ही बेरुखी अपनाते रहे तो अब्बा, ऐसे जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। इससे ही आपको चैन मिलेगा। और मुझ पर माफ़ी के सारे दरवाजे बंद करके आप यही चाहते हैं ना कि मैं खुदकुशी कर दूँ? कहीं ऐसा ना होगा कि आपको मेरी मैयत पर बैठ कर रोना पड़े। अब्बा प्लीज़ रोए मत। खुद मेरी कसम है, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। मैं मज़ीद आपको किसी और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। अपनी इस आखिरी गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है अब्बा, और आपके आखिरी माफ़ी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब्बा मुझे माफ़ कर रहे हैं ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। देखो मैं, अगर तुम अपनी पहली नाकामी के बाद मेरे पास महज पना लेने आई और मुझे मज़ीद रुसवाई के गड़े में डालने के इरादे हैं, तो मुझे सुकून की मौत बनने, क्योंकि अब बड़ों में अज़ियत की मौत मिलने की हिम्मत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। और जो माजी में मैंने आपको तकलीफ़ें दी, उन सब का इजाला करना चाहती हूँ। जब देखो मैं तुम्हें आखिरी बार अल्लाह के भरोसे माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अब तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया तो खुदकशी तुम नहीं, खुदकशी मैं भी लूंगा। नहीं अब्बा, ये मनहूस दिन मैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रज़ा भाई, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। हाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, हम आपको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं। मैम आप ज़रा अकाउंट चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी से पूरी करनी है। बड़ी हंसी आती है तुम्हारे घर वालों पे। पहले महविश अपने आशिक के साथ भाग गई, पुलिस ने बरामद कर लिया, बदनामी का टीका सजा के घर आई है, और तुम लोगों ने कबूल भी कर लिया। वाह! ये कारनामा अब्बा की उस नई नवेली दुल्हन का है। तुमने भी उसके गैरतमंद भाइयों ने का सबूत नहीं दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, कब को से गोली मार चुकी। नायला, शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है क्या? तुम बात ही ऐसी कर रही हो।
मुझे मजाक करने का कोई शौक नहीं है। महविश ने जिस घर की इज्जत को उछाला है ना, उस घर में तुम भी रहते हो। उसने तुम्हें भी दोस्तों में सर उठा के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर इतनी आसानी से तुमने उसे अपनी बहन का दर्जा दोबारा दे दिया, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अगर अब्बा और अम्मा ने उसको माफ कर दिया तो मेरे इनकार से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारे अब्बा अम्मा उसे किस मुंह से माफ करेंगे? उसकी गलती की सजा अगर मौत नहीं, तो कम से कम उसे दारुल अमान तो भेज सकते हो, जहां रह के उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम रहने दो इस बात को। ख्वाह मखा महविश का इशू लेके बैठ गई हो। हालांकि तुम्हें मालूम है कि महविश के बारे में फैसला करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अब्बा और अम्मा को जो बेहतर लगता है करने दो। वैसे भी मुझे कौन सा उस घर में रहना है। अब हम मेरी अम्मी के घर ज्यादा नहीं रह सकते शहजाद, हमें कुछ करना पड़ेगा। अम्मी रोज से तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछती हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कब तक हम यहाँ रहेंगे? अपना अलग घर तो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। अब जब तक हमारा मकान नहीं बिकता है ना, तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। रज़ा साहब, मैं आखिरी बार आपके पास ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि मेरी जवान बेटी नसरीन अब तक जेल में सड़ रही है। मैंने पहले भी आपके सामने अपनी बेटी की गलती तस्लीम की थी। अब भी आपके सामने शर्मिंदा हूँ कि उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त पे हुर्फ आया। रज़ा साहब, हमारी भी न सिर्फ रिश्तेदारों में बल्कि पूरे मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त खाक में मिल गई। अब तो हम कहीं के नहीं रहे रज़ा साहब। नसरीन की शादी होने वाली थी, उसकी मंगनी टूट गई और बरादरी वालों ने भी हमसे नाता तोड़ दिया। और दूसरी तरफ हमारी बेटी जेल में है। आखिर हम क्या क्या बर्दाश्त करें? अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। देखिए आबिद भाई, जो हो चुका है वो तो हो गया, लेकिन अब इन बातों को दोहराने का मतलब है कि खुद अपने जख्मों पर नमक छिड़क। मैं ये पूछ रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि आप हमसे क्या चाहते? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी जवान बेटी मेरी ज़िंदगी में जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहे। क्या आप उसकी ज़मानत करवाने में मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने ये तरीका बताया था ताकि नसरीन की ज़मानत कराने में मदद मिल सके। वो तो हमारी बेटियों का गुनाह बहुत बड़ा है, हम उनको इसे माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़माने की ठोकरों पे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आबिद भाई, उसकी ज़मानत के लिए मेरी ज़ात से जो कुछ हो सकेगा, हर मुमकिन मदद के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन अपनी बेटे को ये बात ज़रूर ज़हननशीन करा दें कि हर बार गलती की गुंजाइश नहीं हो। इस बात की आप फिक्र ना करें रज़ा साहब, वो आइंदा इस तरह की गलती करने की जुर्रत नहीं करेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ रज़ा साहब कि इस कड़े वक्त में आपने मेरी मदद की यकीन दहानी कराई। अल्लाह आपको इसका अजर अता करेगा। अच्छा रज़ा साहब, अब मैं चलता हूँ। तुम जैसा नालायक तरीन इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं कर सके। कहा था नरगिस के पूरे मुंह पे तेजाब फेंकना है, और तब भागने की
जल्दी में चेहरे के मामूली से हिस्से पे तेजाब फेंक के भाग गए। मेरे सारे मकासद अधूरे छोड़ दिए। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लांगा के बस की बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। मैं इस नाकारा इंसान को किसी काबिल बनाना चाहता था, इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और किसी काम के ना रहे। सेठ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इस दफे में और बादशाह ट्राई कर दें, उसके पूरे जिस्म को तेजाब से जला देंगे। जज्बात में आके मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। मुझे इत्तला मिली है कि नरगिस अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई है और उसने होम मिनिस्टर तक मेरे खिलाफ अप्रोच कर दी है। सेठ जी, वो तभी आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकती है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। नरगिस बहुत चालाक और होशियार और वो भी दाव पेच लगाना बहुत अच्छी तरह जानती है। इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे, मुझे सेठ जमान से बात करनी। सेठ जी, इस वक्त तो वो अमेरिका में होंगे और एक हफ्ते से ज्यादा तो पाकिस्तान में रुकते भी नहीं है। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में वो एक हफ्ते से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता। अब जाओ, कहीं से भी जाके उसका अमेरिका का नंबर लेकर आओ। जाओ जाओ। देखिए आईजी साहब, एक ऑफिसर के मुंह से ऐसी बातें सुनना बहुत अजीब लगता है। चले, पिछले केस को मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन अगर इस बार दाऊद को गिरफ्तार करके जेल नहीं पहुंचाया तो मैं कोई बड़ा इक़दाम उठाऊंगी। ठीक है आईजी साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। राबी, मुझे पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है। ऐसी बात नहीं है अम्मा। मुझसे झूठ बोला नहीं गया। तुम्हारी शक्ल में मुझे जो नजर आया मैंने कह दिया। मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मा। शादी से पहले भी जब मुझे ज़रा सा बुखार होता था ना, तो मैं ऐसे परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी पहले से ज्यादा फिक्र होती है। पहले तुम मेरी आंखों के सामने होती थी, अब आंखों से उछलो। एक लड़की का तो ये मुकद्दर होता है ना अम्मा। अब अच्छा, जिब्रान कैसा है? ठीक है, वो अभी घर पे नहीं आया? पहले तो दोपहर का खाना घर पर आकर खाता था। वो हाँ, आजकल काम ज्यादा है ना, फुर्सत मिलती है तो आ जाता है, वरना फिर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? हाँ हाँ हाँ, पहले से भी ज्यादा। मैं पहले भी यही कहा करती थी और अब भी तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है कि जिब्रान जैसा तुम्हें शौहर मिला। जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, फिर देखना उसके दिल में तुम्हारे लिए और मोहब्बत बढ़ जाएगी। अम्मा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ अब्बा कैसे है? उसे क्या हो सकता है, ठीक ही है। क्या कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं आजकल? हाँ, छोटी मोटी नौकरी मिली है तो वक्त की रोटी मिल जाती है। चलो ये तो अच्छा है। अब्बा की तरफ से जो परेशानी थी वो तो दूर हो गई ना। अल्लाह का लाख करम है। पहले तुम्हारे बाप की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जब से उसने नशे से छुटकारा हासिल किया, वहीं उसको नौकरी मिल गई और अब तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ऐसा लगता है जैसे उसको पहली बार मुझसे मोहब्बत हुई हो।
मैं कुछ लेके आती हूँ। अकलौता बेटा होने की वजह से उस मकान पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कभी इस बारे में सोचा है क्या? सच पूछो तो पहले मुझे इस बारे में कभी ख्याल नहीं। अब तुम आसानी से दावा कर सकते हो कि इस मकान पे सिर्फ तुम्हारा हक। वैसे मेरे दिमाग में एक और तरकीब आई है, पूछो क्या? क्या? महफिश और वही 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो गए थे। इसका मतलब है 2.5 लाख कहीं नहीं। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? शहजाद सिर्फ आम खाओ, ये भूल जाओ कि कितने हैं। 2.5 लाख या तो महविश के पास है या वही। लेकिन सबसे पहले ये महफिज से पूछना। जहां तक मेरा अंदाजा है, महविश और वही इतने 20 से 25 हज़ार ही खर्च किए होंगे। बाकी रकम महफूज है। अब अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के हमारे पास 2 ही तरीके। और दूसरा तरीका? बाद में उस मकान को बेच के तुम्हारे पास 70-80 लाख रुपए आ जाएंगे। उन पैसों से तुम कोई भी बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हो। वैसे तुम सोचती बहुत दूर की हो। तुमने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जो इससे पहले मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मैं ख्वामखा गुंडागर्दी पर उतर आया था। जब भी सीधी उंगलियों से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। अब्बा, महविश ने आपके सामने बात कह दी है कि पैसे पुलिस की तहवील में है। अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। हो सके तो इन पैसों को महविश और अपनी नई बीवी के दरमियान तकसीम कर दें। चूंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूं और इस मकान पे मेरा पूरा हक बनता है, चाहे मैं इस मकान में रहूं या इसे फरोख्त करूं। अब्बा, मैं आपसे अपना कोई हक नहीं मांगना चाहती। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और जहाँ तक जायदाद की बात है तो मेरी जायदाद तो आप और अम्मा हैं। मेरे दिल में किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे पता है कि तुम अब्बा को अब भी झांसा दे रही हो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके अब्बा की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं महविश। मुझे तुम्हारी अकल पे हैरत हो रही शहजाद। जिस बाप को तुम मेड़िया रगड़कर मरने के लिए हॉस्पिटल छोड़ के आ गए थे, तुम्हें पलटकर उस बाप की खैरियत पूछने की तौफीक नहीं हुई। आज उसी बाप के सामने अपना हक जताने आ गए। शर्म आनी चाहिए तो। मां, मुझसे जो भी हो सका मैंने आपके लिए किया है। आप मेरी खिदमत को इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। मुझे पता है तुमने मेरे के लिए क्या कुछ किया है और क्या नहीं, मैं उससे भूल नहीं सकता। आज मैं इस घर के सरबराह की हैसियत से फैसला कर रहा हूं। मेरे अलावा इस घर पे किसी का कोई हक नहीं है। एक बात और सुन लो, मैं मरने के बाद भी ये घर तुम में से किसी के नाम नहीं करने वाला। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इसकी तो मत मारी भी, हमेशा उल्टे फैसले करता है। देखो रजा, मैं अपना हक लिए बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। मुझे पता है तुम्हारा हक किस तरह से अदा करना है, और न सिर्फ तुम्हारा बल्कि इस घर के तमाम अफराद के जो हुकूक मुझ पे हैं उनको अदा करना मेरा अव्वलीन फर्ज। लेकिन मैं तुम में से किसी से इस बारे में कोई मशवरा नहीं लूंगा। जो कुछ करना मैं खुद करूं। ये सरासर नाइंसाफी है अब्बा।
आपको हम सब की बात सुननी होगी। मैंने हमेशा तुम लोग की बात सुनी। आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुम में से किसी को एतराज है तो बाहर दरवाजा खुला, मुझे आ सकता। और इस घर में रहना है, मेरे असूलों पे चलना होगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। आइए। आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूँगी। देखिए, इसमें एहसान वाली क्या बात है? बताइए कि आपके साथ क्या मसला पेश है? दरअसल हम कराची की सैर के लिए गुजरात से आए थे, लेकिन मैं अपने घर वालों से शहर में भटक गई और एक ऐसी औरत ने मुझे अपने घर में पनाह दी जो लड़कियों को इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे भी इस काम पे लगा दिया। आज मैं मौका पाकर वहाँ से भाग आई। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे कुछ दिन तक कहीं भी पनाह चाहिए। मेरा जैसे ही अपने घर वालों से राब्ता होगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या आप मुझे कुछ दिन तक अपने साथ रख सकते हैं? लेकिन देखिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे चाहें मुझे इस घर में रख सकते हैं। अरे राबे, तुम यहाँ? डार्लिंग, ये कौन है? लगता है मेरी तरह हर लड़की तुम्हारी दीवानी है। अरे क्या बकवास कर रही हो? ये मेरी बीवी है। अरे राबिया, मेरी बात तो सुनो। राबिया, क्या तुम मेरी बीवी को यहाँ पे लेकर आई थी? हाँ, कौन हो तुम? हाँ, क्या असलियत है तुम्हारी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तुमने मेरी बीवी के सामने मुझे जलील कर दिया है। यकीन करें, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बीवी है। मैं तो समझी थी कोई 2 नंबर लड़की है, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की ताकि वो यहाँ से वापस चली जाए। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम पे पूरा शक है। तुमने मुझसे झूठ बोला और एक सोची समझी स्कीम के तहत मेरी बीवी को यहाँ पे बुलाकर उसके सामने मुझे जलील किया है। सीधी तरह जबान खोलो, वरना मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि क्या करोगे। ठीक है, आपने जो करना है कर लें। पहले भी लोग मुझे ऐसे जलील करते आए हैं, एक आप कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे मुकद्दर में यही लिखा, मैं जिसके साथ भी देखी करने का सोच, वही मेरे साथ बुरा करके चला जाता है। अरे मेहरबानी करके रोना बंद करो। पहले मेरे लिए इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। मैं अपने गले कोई और मुसीबत नहीं डालना चाहता। जाओ यहाँ से। ऐसा तो ना कर, कमरे में ना सही अपने कंधों में जगह दे दे। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। चलो भाई, चलो यहाँ से। जाओ। चल भी यार, तेरी मुलाकात आई है। लड़की है, एक लड़की आई है। बाहर आओ, आपको दिखाते हैं। खुद ही जाके पता कर लेना। अजीब सा नाम है उसका, कुछ समझ नहीं आया।
कैसे हो? जो तुम्हें नजर आ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? महविश की रिहाई के बाद थाने से मालूमात निकलवाई थी, वहीं से पता लगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें लेट हुएगी, तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब नतीजा तुम भी देख रहे हो। देखो, मैं भी कोई नसीहत या तकरीरें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, मेरी जमानत करा सकती हो या नहीं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, लेकिन निकालो यहाँ से। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब्बू ऑलरेडी तुमसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारी वजह से मोहल्ले में हमारे खिलाफ इतना शोर शराबा हुआ है। अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है। अब्बू की तो आदत है हर छोटी बात को दिल पे लेने की। ये कोई छोटी बात नहीं है वहीद, अब तो अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लो। ठीक है मेरी माँ, लेकिन मुझे बताओ, मुझे यहाँ से निकलवा सकती हो या नहीं? मेरी एक दोस्त है, उसके भाई वकील हैं, मैं उनसे बात करूँगी, हो सकता है तुम्हारी ज़मानत में वो हमारी कोई मदद करें। तो आज ही बात करूँ ना, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। अब बहुत बदबू है, खाना गंदा है, मेरा दम घुट रहा है, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पर मेरा। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं जल्दी तुम्हारी ज़मानत करवाऊँगी। और कितना सब्र करूँ?